क्लास है उस पर बात कर लेते हैं। ज्योग्राफी की, चूंकि ये बेसिक क्लास है आपकी, आज पहली क्लास ज्योग्राफी की है। ज्योग्राफी किसे कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होगा। तो जो ज्योग्राफी, चूंकि इसकी एक अलग 2-3 और भी आज अलग अलग जगह पर लाइव है इस समय में क्लासेस, तो कभी हम इस कैमरे को देखेंगे, कभी उधर भी कैमरा लगा हुआ है, कभी इधर भी कैमरा लगा हुआ है, तो अलग अलग दिशा में देखना होगा। तो ये ज्योग्राफी जो वर्ड है, इसको आप ध्यान देना है कि इससे मिलता जुलता एक सब्जेक्ट होता है जिसको जियोलॉजी बोलते हैं। ज्योग्राफी के जैसा ही सब्जेक्ट होता है जिसको जियोलॉजी बोला जाता है। ज्योग्राफी और जियोलॉजी ये दोनों में एक माइनर डिफरेंस है। ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट होता है ये पृथ्वी के ऊपर, मतलब दोनों स्टडी ऑफ अर्थ है। ज्योग्राफी भी स्टडी ऑफ अर्थ है और जियोलॉजी भी स्टडी ऑफ अर्थ है, दोनों। लेकिन ज्योग्राफी में पृथ्वी के ऊपर एबव द अर्थ वो ज्यादा वर्क करता है। जैसे क्लाइमेट की बात करेंगे, वेदर की बात करेंगे, तो ये सारी चीजों पर कंसंट्रेशन ज्योग्राफी में होता है। और जब जियोलॉजी शब्द आ जाता है तो नाम ही है हिंदी में भूगर्भ विज्ञान। तो इसका मतलब होता है कि जो पृथ्वी के अंदर है, तो जो पृथ्वी के अंदर चीजें होती हैं तो उस पर ज्यादा चीजें वर्क करता है पृथ्वी के अंदर। जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी है, चट्टान कैसे बनता है, प्लेट टेक्टोनिक कैसे होता है, सारे कॉन्टिनेंट पहले एक साथ थे, किस प्रोसेस से दूर दूर चले गए और फिर ये कैसे पता चला, ये सारी चीजों का अध्ययन जियोलॉजी में किया जाता है। तो जो बेसिक चैप्टर की शुरुआत करेंगे, इसमें हम लोग आज लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इंडिया, इन सारी चीजों पर बात कर लेंगे। लेकिन एक बेसिक सवाल है कि ज्योग्राफी का फादर किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें दो नाम हम यहाँ लिख दे रहे हैं, एक हेकेटेसियस और दूसरा एरास्थोथेनस। जब ज्योग्राफी का जिक्र होगा तो आपको उसमें टिक करना है हेकेटेसियस में। जब पूछा जाएगा कि हेरोडोटस तो जानते हैं इतिहास के फादर थे, तो हेकेटेसियस। और जब ये ऑप्शन में नहीं रहेगा किसी एग्जाम में, जब आप जाएंगे तब फिर एरास्थोथेनस पर टिक करना है उसके बाद। लेकिन अगर फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पूछा जाता है आपसे, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको लिखना है नाम विडाल डी ला ब्लास। ये नाम फ्रेंच है, दिख रहा है कि नहीं बोर्ड में, क्लियर? तो दूसरे मार्कर का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये जो नाम है विडाल डी ला ब्लास, और फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी अगर पूछा जाता है, आधुनिक मानव भूगोल, तो उसमें नाम आपको लिखना है एलेट जेल का। तीन, तो देखिए अभी क्वेश्चन कैसा आएगा उसी प्रकार से आपकी आंसर होनी चाहिए। एक तो हेकेटेसियस होना चाहिए, दूसरा एरास्थोथेनस, अगर ये नहीं है तब इसको करेंगे, और तीसरा विडाल डी ला ब्लास, ये ह्यूमन ज्योग्राफी में पूछा जाएगा तब, और चौथा रेटजेल जो फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी, आधुनिक जो मानव भूगोल है उसके जो फादर है, रेटजेल को कहा जाता है। आप लोग चूंकि भारत के बारे में काफी कुछ जानते होंगे, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ फैक्चुअल होते हैं, तो दोनों चीजों पर बात करेंगे। तो जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा भिंगा कर लाइए। और ह्यूमन ज्योग्राफी में और ज्योग्राफी में, जो इंडियन ज्योग्राफी की हम बात करते हैं, इंडियन ज्योग्राफी में आप
देखेंगे, जैसे हम थोड़ा सा मैप आपको दिखाते हैं तो समझ में आपको आएगा। आप लोग तो ये देखें यहाँ पर, ये मैप अगर आपको देख पा रहे हैं, अभी थोड़ा सा क्लियरिटी देखना होगा आपको, क्लियर आ रहा है कि नहीं पिक्चर मैप का, थोड़ा सा और इसको जूम करना होगा तब आपको पता चलेगा। सामने थोड़ा सा लाइए पिक्चर को। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ बीच से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा जो है ये बीच बीच क्रॉस करती है भारत से। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जिसको कर्क रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा से, इसको थोड़ा सा मिटा दीजिए, तो कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा बीचों बीच जाती है। फिर भारत को हम लोग ट्रॉपिकल कंट्री बोलते हैं, ऐसे हम लोग सब ट्रॉपिकल नहीं बोला जाता है, हम लोग ट्रॉपिकल कंट्री में आते हैं, उष्ण कटिबंधीय होता है। तो ये जो उष्ण कटिबंधीय है इसका क्या अर्थ है, जो उष्ण कटिबंधीय होगा उसका मीनिंग क्या है, इसको भी समझना होगा कि जहां का टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का जो आधा पोर्शन है, हाफ पोर्शन, ये ट्रॉपिकल है, देखिए नीचे ट्रॉपिकल है, और आधा पोर्शन सब ट्रॉपिकल में आता है ऊपर, ये वाला पूरा पोर्शन जो दिख रहा है। लेकिन इसके बाद भी भारत को हम लोग उष्णकटिबंध देश कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? इसमें दो कारण आपको साफ तौर पर लिखना है। पहला तो ये लिखना है कि जो यहां जो हिमालय की पोजीशन है हमारी इस जगह पर, ये पोर्शन पर, तो हिमालय के रहने के चलते क्या होता है कि जैसे ही हिमालय के रहने के चलते जब शीतकाल में यानी कि कोल्ड सीजन में जो विंड चाइना की तरफ से आ रही है, इसके ऊपर में नॉर्थ में रसिया है, तो जो विंड रूस की ओर से आ रही है तो वो यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम कर देता है, टेम्परेचर घटा देता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब अगर आप कोई एक यहाँ पर ले लें, आप दिल्ली को ले लेते हैं, तो दिल्ली और इसके पैरेलल इधर जाते हैं इस रीजन में, तो कोई शहर अगर हम ले लेते हैं तिब्बत का, या दिल्ली के ऊपर थोड़ा सा चले जाते हैं चंडीगढ़, और चंडीगढ़ के पैरेलल लैटिट्यूड पर अक्षांश पर कोई शहर ले लेते हैं इधर का, तो जहां विंटर सीजन में यहाँ की टेम्परेचर -40 डिग्री सेंटीग्रेड, -30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, वहां पर विंटर सीजन में दिल्ली का तापमान 5 डिग्री, 6 डिग्री, 10 डिग्री तक होता है। तो इतना वेरिएशन है। तो यहाँ एक क्वेश्चन भी बनता है कि अगर हिमालय का लोकेशन नहीं होता, हिमालय अगर नहीं होता तो फिर क्या होता? तो पूरा ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला इलाका नॉर्थ इंडिया, ये एक कोल्ड डेजर्ट बन जाता, जिसमें ये पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर हमारा झारखंड, ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये इलाका में -30, -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता। तो जैसा पोजीशन लद्दाख का है, जो तिब्बत का है, जो काराकोरम का है, ये स्थिति यहाँ की हो जाती। तो एक तो ऐसे समझ सकते हैं, और दूसरा एक क्वेश्चन ऐसे भी कभी कभी देता है कि अगर हिमालय सिर्फ नॉर्थ, हिमालय तो ऐसे है पूरब से पश्चिम की दिशा में, अगर हिमालय जो है वो नॉर्थ से साउथ हो जाता तो फिर क्या होता, उत्तर से दक्षिण हो जाता तो क्या होता? तो इस कंडीशन में भी वही प्रॉब्लम आता है कि कोल्ड विंड फिर से आ जाती है इधर, जो समस्या अभी आपको बता रहे। और दूसरा हिमालय के चलते क्या होता है कि जब इस सीजन में, जून जुलाई की सीजन में, जब मानसून विंड जो यहाँ से बे ऑफ बंगाल से इन करती है और अरबियन सी से इन करती है मानसून विंड, तो ये दोनों विंड जब इन करती है तो ये क्या हो रहा है कि देखिए, इसको जो विंड इधर आना चाहती है उसको हिमालय यहाँ पर रोक रहा है।
नहीं तो अगर ये नहीं होता फिर ऐसे होता या नहीं रहता तो ये मानसून विंड फिर चली जाती उस साइड में, वो तिब्बतियन एरिया में चली जाती। तो हिमालय के चलते हमारा जो एवरेज टेम्परेचर है भारत का, वो एवरेज टेम्परेचर हमारा काफी ज्यादा होता है। हमारा तापमान जो है वो ज्यादा है, इनफैक्ट एवरेज टेम्परेचर ज्यादा है, इसलिए भारत को हम लोग ट्रॉपिकल कंट्री बोल रहे हैं। अगर दूसरा कोई अगर ये नहीं होता तो देखिए ये वाला पोर्शन हमारा सब ट्रॉपिकल था। ज्योग्राफी में आप थोड़ा सा, हम आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये देखें 0 डिग्री जो है इक्वेटर, और इक्वेटर से लेकर के ये 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, ये जोन जो है इसको ट्रॉपिकल बोला जाता है। ये ट्रॉपिकल है क्योंकि सालों भर अगर देखेंगे तो सन की जो पोजीशन होती है वो इस जोन में रहती है। वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ी सी लाइट। अच्छा, बोर्ड आपको दिख रहा है डिस्टेंस में? इसको थोड़ा सा सामने करके देखो। तो अभी थोड़ा सा ठीक हुआ? चलेगा सर, चलेगा। लाइट के चलते रिफ्लेक्शन हो रहा है क्या? नो, इट्स ओके सर, थैंक यू। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ये इलाका ट्रॉपिकल है। और ट्रॉपिकल का मतलब होता है कि जो भी देश है इस क्षेत्र में इनको सालों भर टेम्परेचर ज्यादा मिल रहा है। जैसे आप देखते होंगे कि हम लोग झारखंड में रहते हैं भारत में, तो झारखंड वाला जो एरिया है यहाँ पर विंटर सीजन भी बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होता है एज कंपेयर टू, आप दिल्ली से तुलना कर लें, आप जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल के किसी भी भाग से तुलना कर लें, और अगर तमिलनाडु को देखेंगे, केरल को देखेंगे, तो ये इलाका फिर से थोड़ा सा इधर दिखाते हैं आपको। अगर आप इस जोन में देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है खास करके तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये इलाका बहुत ज्यादा ठंडा नहीं हो पाता है क्योंकि दोनों कंडीशन जब आप देखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में सन की जो एपरेंट मूवमेंट हो रही है, आभासी प्रतिबिंब जो मिल रहा है, तो हर प्रकार से सन इसी जोन में फिक्स है। जैसा आप डेट जानते होंगे, जैसे कि 21 मार्च और 23 सितंबर, ये 2 दिन विषुवत रेखा पर सन की पोजीशन होती है, और ये 2 दिन, और 21 मार्च के बाद सन की पोजीशन धीरे धीरे नॉर्थवर्ड होता है। इधर सन की पोजीशन मतलब आभासी प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं, और ये जब नॉर्थवर्ड होता है तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ तक 21 जून को, जिस दिन आप योगा दिवस मनाते हैं, 21 जून को सन की पोजीशन यहाँ हो जाती है इस जगह। और उस दिन जो विषुवत रेखा है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दक्षिणी गोलार्ध वाली विषुवत रेखा के ऊपर वाले पोर्शन को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और उसके नीचे वाले पोर्शन को सदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। तो जब आप देखेंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ओर सन जा रहा है, आप खुद फील करते होंगे, हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, तो मार्च महीने के बाद
टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, दिन का साइज भी बढ़ना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि सन हमारे सर के ऊपर आ रहा है। तो जितने लोग कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच रहते हैं, किसी भी देश में रहते हो, चाहे वो भारत में रहते हो, चाहे वो दूसरे देश में रहते हो, वो किसी भी देश में रहते हो, तो वो एक साल में 2 बार अपने सिर के ऊपर सन को फेस कर पाएंगे। एक बार तो 21 मार्च के बाद सन के जो नॉर्दर्न पोजीशन बन रहा है इसमें जो भी लोग रह रहे हैं, और एक बार जो लोग जब यहां से वापस सन विषुवत रेखा की ओर आ रहा है 23 सितंबर को, तो जो भी लोग यहाँ है वो एक बार इधर जाते समय और एक बार वापस आते समय 2 बार उनको सन ओवरहेड दिखाई देगा। 2 बार ऐसा होता है। और जब 2 बार इस प्रकार से हो रहा है तो इस जोन में रहने वाले लोग, जैसा आपने देखा तमिलनाडु के लोग क्वेश्चन कैसे भी घुमा करके दे, तो आपको समझना है कि वो सर में 2 बार अपने सर के ऊपर सन को फेस क्यों कर रहे हैं, क्यों उनको ओवरहेड दिखाई दे रहा है। एक बार 21 मार्च के बाद आते समय सन जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक पहुंच रहा है, और दूसरी बार वहां से वापस जाते समय जब सन की पोजीशन जो है वो दक्षिणी गोलार्ध की ओर वापस लौट रही है इधर। और फिर 23, तो इसलिए 21 और 23 सितंबर जो है, 21 मार्च 23 सितंबर को आप बचपन में पढ़े होंगे, इसको इक्विनॉक्स कहते हैं। इक्विनॉक्स का मतलब इक्वल नाइट्स होता है, तो डे और नाइट इक्वल होता है पूरे पृथ्वी में। और इसके बाद 23 सितंबर के बाद सन की पोजीशन इधर हो रही है, दक्षिणी गोलार्ध की ओर हो रही है, तो फिर हमसे दूर जा रहा है सन। तो धीरे धीरे इस जोन में बोर्ड साफ नहीं दिख रहा है सर, बोर्ड साफ नहीं। यस सर। लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है? नो सर। लाइट ठीक है, तो ब्लैक मार्कर यूज करके देखते हैं। यस सर, लाइट नहीं। So someone presenting their desktop, sir. That's why we can't see your desktop, sir, clearly. इसमें भी अच्छा से इंक नहीं है, इसको इधर रख देते हैं। अभी ये ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है, ये वाला रंग देखिए, ये दिख रहा है। तो जो सन की पोजीशन है, नहीं दिख रहा है अभी? तो जो सन की पोजीशन है, ये एक्चुअली में जैसे हमने कल बताया था कि ये तात्कालिक व्यवस्था में क्लासेस चल रहा है, चूंकि सारी सिस्टम हमारी साक्षी ऑफिस में है, तो एक यहाँ पे टेम्पोररी बोर्ड था, उस पर आपको बताई जा रही है। ठीक है, बाद में जो वीडियो, एक वीडियो साथ में 3-4 वीडियो बन रही है आज, बाद में एक वीडियो आपको जाएगी जिसमें आपको हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा से एडिट करके उसको दिखाया जाएगा। तो अभी तो आप कॉन्सेप्ट लें और कोशिश करेंगे कि वो सही हो। तो ये 23 सितंबर के बाद सन की पोजीशन धीरे धीरे दक्षिणी गोलार्ध की ओर जा रहा है, और जब दक्षिणी गोलार्ध की ओर सन की पोजीशन जा रही है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमसे दूर हो रहा है, तो टेम्परेचर जो है वो उत्तरी गोलार्ध में थोड़ा सा बढ़ेगा, टेम्परेचर वहां पर राइज करेगा, इधर इस साइड में राइज करेगा, यहाँ घट जाएगा, जैसा आप फील करते होंगे। और यहाँ पर 22 दिसंबर को ये मकर रेखा जहां पर है, यहाँ पर 22 दिसंबर को सन की पोजीशन जो होगी यहाँ आ जाएगा। तो 22 दिसंबर के दिन में क्या होगा कि यहाँ पर तो बहुत बड़ा दिन होगा, है ना, यहाँ पर, लेकिन हमारे यहाँ पर छोटा दिन हो जाता है। आप
आपको पता होगा कि 22 दिसंबर को बड़े दिन का पर्व मनाया जाता है, 25 दिसंबर को। तो दिन की साइज हमारे यहाँ छोटी है, लेकिन 22 तारीख के बाद जब सन वापस लौट रहा है तो फिर दिन की साइज एक एक पॉइंट बढ़ रही है। और ये जो एक एक पॉइंट बढ़ रही है ये धीरे धीरे हमारी ओर आ रहा है। जो आप फील करते हैं कि 21 मार्च के बाद मतलब नजदीक आ रहा है तो परफेक्ट गर्मी शुरू हो जाता है। और ये चीजें सालों भर ये चल रही है, ये सर्कल चल रहा है। और सालों भर में आप जो सीजन चेंजिंग देख रहे हैं इसके चलते। अगर भारत की बात करें तो भारत में हमारा जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है इंडिया का, इसमें बहुत चीजों का प्रभाव है। किसी भी ज्योग्राफिकल चीजों पर जब बात की जाती है, जैसे आप देखते हैं कि इक्वेटर से पहला आपके ऊपर आपको देखना है कि इक्वेटर विषुवत रेखा से दूरी कितनी है। तो संयोग से इंडिया की अगर डिस्टेंस आप देखेंगे तो विषुवत रेखा तो 0 डिग्री पर है, लेकिन भारत जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो जाता है। मतलब 0 के बाद अगर आप, क्योंकि आप लोग को तो बोर्ड उतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, तो 0 के बाद अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे तो 8 डिग्री वाली जो लाइन होगी यहां से लेकर के 37 डिग्री तक, 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री तक ये हमारी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक ये हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। हम आपको ये जानकारी दे दें बीच में कि आपको बहुत जल्द ये जो दिक्कत आ रही है, ये vinayisacademy.com पर जब आपकी डायरेक्ट लिंक हम लोग दे देंगे, शेयर कर देंगे, और उसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। क्योंकि वो सारी चीज़ें कंप्यूटराइज होती हैं तो सारे लोगों का उसमें हम लोगों को कंप्यूटर पर हर किसी का पेमेंट डालना होता है, तभी वो लिंक बनता है। और उसके बाद ही आप उसमें उस लिंक से, मतलब विनय आईएएस एकेडमी का वेबसाइट में जाकर के आप क्लास करेंगे जब, और उसमें किसी भी समय इसी वीडियो को आप देख पाएंगे। जो अभी आपके साथ हो रहा होगा कि आप जो वीडियो क्लास कर रहे हैं फिर इसकी लिंक आप नहीं देख पा रहे, तो ये दिक्कत 2-3 दिन 4 दिन में सॉल्व हो जाएगा। तो जो वीडियो आपने क्लास कर लिया है उसको आप देख पाएंगे, उसमें जाकर के उस एपीआई पर वो आपकी परमानेंट कोड होगी जिसमें आप क्लासेस करेंगे। अभी जो आपको कोड दिया जा रहा है ये तात्कालिक है, और ये 2-3 दिन के अंदर जो आपसे पुराने बैचेस थे जिनकी क्लासेस ऑनलाइन चल रही है उनको कोड वो मिल गया है। जो 8 अप्रैल को शुरू हुआ उनको कोड थोड़ा देर से मिलेगा। तो आप लोग चलिए, इसमें आज हमारे यहाँ से कॉल भी गया होगा बहुत लोगों को कि आप अपनी सीट को बुक करवाएं, जिसके चलते कि हम आपको रेगुलर आप अपने से वीडियो कॉल करके देखेंगे और पूरे मंथ की चार्ट रहेगी उसमें कि किस दिन क्या क्लास होगा, क्या चैप्टर होगा, कितने बजे होगा। तो किस किस क्लास को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई बेसिक करना चाहते हैं, कोई हाई लेवल करना चाहते हैं, तो तरह तरह की जो दिक्कतें हैं वो सॉल्व आउट हो जाएगा। तो ये समस्या तात्कालिक है, तो आप फिलहाल कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान देंगे, थोड़ा आपको भी कोऑपरेट करना है, बट उम्मीद करते हैं कि जल्दी वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि इक्वेटर से कितना दूर है कौन। तो विषुवत रेखा से जैसे देखिए अमेरिका बहुत दूर है, कनाडा बहुत दूर है, तो इसका प्रभाव पड़ता है टेम्परेचर पे ही सबसे पहले पड़ता है। और कोई चीजें, कोई शहर, कोई लोग कितने हाइट पर रहते हैं, कोई अगर आप जितने हाइट पर है आपकी तुलना में कोई 10,000 फीट ऊंचा है, तो हाइट में जो लोग रहते हैं वहां भी टेम्परेचर का प्रभाव पड़ जाता है। कोई समुद्र के किनारे रहते हैं वहां भी टेम्परेचर का प्रभाव पड़ जाता है। कोई समुद्र से काफी दूर है, जैसे दिल्ली के लोग, पंजाब के लोग, तो जो समुद्र से एक्सट्रीम दूर होगा, कोई भी इलाका हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाइना का हो, अगर आप ओशन से काफी दूर है तो वहां पर एरिड क्लाइमेट होगा, मतलब शुष्क जलवायु हो जाती है।
और ऐसे जलवायु प्रदेश में गर्मी बहुत ज्यादा होती है और ठंडा भी बहुत ज्यादा होता है। जैसे बालू जो होता है, तो बालू क्या है कि सैंड्स जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी गर्म हो जाता है, इंसुलेटर बहुत स्ट्रांग है वो, और उतना जल्दी वो रिलीज कर देता है। तो जब वो उतना जल्दी रिलीज कर देता है तो फिर रात के समय में वहां पर ठंडा लगने लगेगा। जैसे राजस्थान में ऐसा फील करते हैं वहां के लोग, जहां जहां भी डेजर्ट एरिया है पूरे वर्ल्ड में, तो वहां पर ऐसा फील करते हैं। तो चलिए, अब जो हम भारत की बात कर रहे थे, फिर से एक बार आपको थोड़ा मैप क्लियर आ रहा है, संभव तो मैप पर ही फोकस करेंगे। तो इसमें आप देखें कि जब हम बात कर रहे थे कि भारत का आधा पोर्शन जो है वो कर्क रेखा से दक्षिण में और आधा उत्तर में, तो हमको ट्रॉपिकल क्यों कहा जा रहा है। लेकिन आप ये देखेंगे साथ में कि भारत में जो हमारा मॉनसून आता है, ये तो इंडिया का तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, हिमालय ये तो अच्छा है, ठंडा टेम्परेचर नहीं हो पा रहा है। अगर हिमालय नहीं होता तो मानसून हवाएं क्या होती कि यहाँ से वो सीधा क्रॉस ही कर जाती। तो जहाँ पर आप जैसे कि झारखंड के बहुत से शहरों में, दिल्ली में गर्मी के समय में 40 डिग्री 42 डिग्री 44 डिग्री तक सेंटीग्रेड हो जाता है। और अगर मानसून नहीं आता, सोच करके देखिए, जून के महीने में, जुलाई के महीने में अगर बारिश नहीं होती तो जून जुलाई अगस्त तक टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता कि सरवाइव करना मुश्किल होता। इसलिए हिमालय का ये रोल सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसने भारत में टेम्परेचर को मेंटेन करवा करके रखा है। और बाकी हिमालय की और भी दूसरी स्ट्रॉन्ग चीजें हैं। तो भारत में जब आप घर में जब पढ़ाई कर रहे हैं तो घर में आप कैसे चीजों को, सबसे पहले लोगों को दिक्कत ये होती है कि वो नक्शा देखें कैसे, एटलस में आखिर देखे तो क्या देखें, कैसे समझे, उनको समझ में नहीं आता है। तो सबसे बेसिक चीज है अक्षांश और देशांतर। जैसे हमने बताया कि हर शहर का एक अक्षांश होता है जिसको लैटिट्यूड बोलते हैं, और हर शहर का एक लॉन्गिट्यूड होता है जिसको देशांतर बोलते हैं। इसको बहुत कॉमन चीज में अगर आप समझना चाहिएगा तो आप ग्लोब कभी भी देखे होंगे, तो ग्लोब में जो रेखाएं इस प्रकार से खींची हुई होती है, ऐसा स्ट्रेट, ऐसे पैरेलल एक दूसरे का, ऐसा रहेगा। दीज आर कॉल्ड एज ए लैटिट्यूड। ये अक्षांश रेखा है। तो अक्षांश रेखाएं देखिए काल्पनिक है, दीज आर इमेजिनरी लाइन। ये रेखा आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन ये रेखा नहीं है जैसा आपको यहां दिख रहा है ना, जैसे ये सारी स्ट्रेट लाइन है, ऐसा ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। दीज आर सर्कल। जो कि ग्लोब में क्या हो रहा है कि ये चारों साइड से मूवमेंट हो रहा है, चारों साइड से हो रहा है, इधर से शुरू हुआ इधर चला गया। तो ये सर्कल्स है, ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा की अक्षांश जो होता है, अक्षांश रेखाएं एक वृत्ताकार रेखा होती है, ये सर्कल होता है। और दूसरी चीज कि जब आप विषुवत रेखा देखेंगे, जब आप ग्लोब देखेंगे, तो पृथ्वी के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के चलते इसके लाइटर मटेरियल बाहर की ओर जाने लगे, तो इसका जो बाहरी पोर्शन था, बाहर वाला, ये वाला पोर्शन क्या हुआ कि बहुत ज्यादा ये पोर्शन बाहर की ओर बल्ज कर गया, माने बाहर की ओर ये पोर्शन निकला हुआ है, ये आउटवर्ड निकला हुआ है। और ये पोर्शन जब आउटवर्ड निकला हुआ है तो उसके ऊपर जो रेखा खींची हुई है वो पृथ्वी की सबसे लंबी रेखा। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्रेट सर्कल कौन है पृथ्वी का, द ओनली ग्रेट सर्कल, तो वो ग्रेट सर्कल होगा इक्वेटर। इक्वेटर इज द ओनली ग्रेट सर्कल, एक महान वृत्त से विषुवत रेखा है।
और जो विषुवत रेखा है, जो इक्वेटर है, ये रेखा काफी, देखिए ये सबसे लंबी रेखा है, ये आपको ध्यान रखना है। विषुवत रेखा सबसे लंबी रेखा है और इसके ऊपर या नीचे जब जाएंगे तो इन रेखाओं की लंबाई घट रही है। अब अगर आप, ये विषुवत रेखा है ये वाला, तो आप देखेंगे कि इस रेखा के ऊपर जब जाएंगे द साइज ऑफ द लाइन इज गोइंग टू बी डिक्रीज। देखिए यहां से जैसे इसे ऊपर जा रहे हैं तो ये ऊपर की ओर जाने में ये रेखा की साइज घट रही है। इसके नीचे भी आ रहे हैं तो इसकी साइज देखिए घटती जाएगी। और ऐसे करते हुए जब 90 डिग्री पे जा रहे हैं आप, तो ये रेखा बहुत माइनर हो जाती है। तो पॉइंट है, बेसिकली पॉइंट है। तो बहुत से ज्योग्राफर तो बोलते हैं कि 90 डिग्री को तो रेखा मानेंगे नहीं, क्योंकि वो तो बिंदु है सीधा, नॉर्थ पोल साउथ पोल। इक्वेटर के नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है नॉर्थ पोल, साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो साउथ पोल है। तो जब हम लोग विषुवत रेखा की बात करते हैं तो ये समझना जरूरी है कि ये तो पहले पृथ्वी के बीचों बीच है, ये महानिवृत्त है, ग्रेट सर्कल है, और इसके ऊपर और नीचे ये जब जा रही है तो इसकी लंबाई घट रही है और ये पैरेलल है, एक दूसरे का पैरेलल है। तो प्रत्येक स्थान का कोई ना कोई तो लैटिट्यूड होगा। अगर आप बोलेंगे कि हम न्यूजीलैंड में रहते हैं, कोई न्यूयॉर्क में रहता है, इन दिनों काफी चर्चा में है देश न्यूयॉर्क, इटली, स्पेन, फ्रांस, तो उसका कोई तो ना कोई लैटिट्यूड होगा। तो लैटिट्यूड को बताते समय अगर सिर्फ हम इतना बताते हैं 40 डिग्री, तो 40 डिग्री से ये संकेत नहीं मिल रहा है कि किधर की बात कर रहे हैं, ऊपर या नीचे। तो जब 40 डिग्री की बात हो रही है तो नॉर्थ या साउथ लिखना जरूरी है। जब हम नॉर्थ लिखेंगे इसका मतलब 0 से ऊपर की बात कर रहे हैं। जब हम साउथ लिखेंगे इसका मतलब 0 से नीचे की बात कर रहे हैं, नॉर्थ एंड साउथ। लेकिन सिर्फ इतना से काम नहीं होगा। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ सर, जैसे आपने भी कहा कि वो 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ बोलने से वो क्लियर होता है कि अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो वी कैन से लाइक दिस कि 40 डिग्री प्लस एंड माइनस, ऐसा बोल सकते हैं क्या? तो उसमें भी तो क्लियर हो सकता है। एकदम बोल सकते हैं। इक्वेटर से नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एकदम बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको समझने में जिस भी प्रकार से समझ सकते हैं, अच्छा है। अब आप देखें कि सिर्फ अगर नॉर्थ बोल देते हैं और सिर्फ साउथ बोल देते हैं तो हमको ये भी पता नहीं चल रहा। जैसे अगर हम बोलते हैं कि दिल्ली में, तो दिल्ली के लिए सिर्फ ये बोल दे कि 32 डिग्री नॉर्थ में है, तो 32 डिग्री नॉर्थ तो बहुत बड़ी लाइन है, और ये 32 डिग्री नॉर्थ में हम कहाँ होंगे ये तो पता नहीं चला। हम यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, हम कहाँ पर है। इसलिए लॉन्गिट्यूड की जरूरत पड़ती है। लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर। और लॉन्गिट्यूड क्या है? तो नॉर्थ पोल को साउथ पोल तक मिलाने वाली रेखा, ये रेखा जिसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन बोला जाता है, जीएमटी। अगर अक्षांश से तुलना करिए, अक्षांश रेखाओं की लंबाई बढ़ती घटती है, लेकिन देशांतर रेखाओं की लंबाई एक रहती है। ये पूरे पृथ्वी पर इसकी जो लेंथ है वो एक है, इसकी लेंथ चेंजेबल नहीं है, ऐसे। और देखिए वो रेखा जो थी वो रेखा सर्कल था और ये सेमी सर्कल है। ये दोनों साइड से आप देख रहे हैं, ये सेमी सर्कल रेखा, वो सर्कल था। तो पृथ्वी में
जिस स्थान पर भी पहली रेखा नॉर्थ पोल से साउथ पोल ड्रॉ की गई, जो ग्रीनविच के पास है लंदन, उसको माना गया 0 डिग्री। एक 0 डिग्री अभी है ये, लेकिन इसके साथ इसके राइट को ईस्ट बोलेंगे और इसके लेफ्ट को वेस्ट बोलते हैं, पूरब और पश्चिम। तो ये 0 डिग्री इक्वेटर था और ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, जिसको ग्रीनविच समय रेखा भी कहा जाता है, जीएमटी भी कहा जाता है। इसकी जरूरत महसूस होती है कहाँ कितना बज रहा है। अब यहां पर अगर 6 बजे क्लासेस चल रहा है तो अमेरिका में कितना बज रहा होगा, जापान में कितना बज रहा होगा। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड की जरूरत इसके लिए महसूस होती है, और दूसरा कि जहां जहां पर लैटिट्यूड को लॉन्गिट्यूड कट कर रहा है उसको ज्योग्राफी में ग्रेटिकुल बोलते हैं। कहीं तो कट करेगा 90 डिग्री पे, और हर ग्रेटिकुल पर कोई ना कोई शहर होगा, गांव होगा, मोहल्ला होगा, कुछ तो होगा। जैसे कि गांव का भी मैप होता है, कैडेस्ट्रल मैप होता है, ज्योग्राफी में भी तरह तरह के मैप होते हैं, और उसमें स्केल छोटा और बड़ा होता है। अब वर्ल्ड मैप में भारत को देखेंगे तो बड़ा छोटा दिखेगा, और वर्ल्ड मैप में झारखंड खोजिएगा तो नहीं दिखेगा। वर्ल्ड मैप में हजारीबाग खोजेंगे, पलामू खोजेंगे, पटना खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। तो वर्ल्ड मैप में पहले थोड़ा सा बड़ा स्केल करके इंडिया का मैप बनाया गया, फिर इंडिया के मैप से बड़ा स्केल करके झारखंड का मैप बनाया गया, बिहार का मैप बनाया गया, फिर झारखंड के मैप को से बड़ा स्केल करके डिस्ट्रिक्ट का मैप बनाया गया, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला। फिर उस डिस्ट्रिक्ट के मैप से उस पर्टिकुलर शहर का नक्शा निकाला गया, वो बड़ा होता गया। फिर पर्टिकुलर एक शहर का नक्शा निकाला गया, रांची। फिर रांची क्या, वो मोहल्ला का नक्शा निकाला गया, वो बनाया गया स्केल बड़ा करते करते। तो जो आप गूगल में खोजते हैं तो जो मिल जाता है वो इसी थ्योरी पर आधारित होता है कि आप, इसलिए उसमें बोला जाता है कि आप अपना लाइव लोकेशन बताइए। तो आप कितने डिग्री पर वो पता चल गया, और कितने डिग्री पर जाना चाहते हैं ये पता चला गया। वो तो शहर का नाम बोलिएगा और डिग्री फिट किया हुआ है। हवाई जहाज इसी सिद्धांत पर उतरता है। जैसे सिडनी से कोई हवाई जहाज उड़ा और उसको लैंड करना है दिल्ली में, तो ऊपर से कैसे पता चलेगा 10 किलोमीटर के हाइट से कि दिल्ली है कहाँ? उसको ये पता रहता है कि ये कितने डिग्री पर हम हैं। तो हर शहर का कोई लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होगा, हर शहर एक दूसरे को कट कर रही होगी। तो जब आप लॉन्गिट्यूड बताएंगे तो उसमें भी ईस्ट और वेस्ट बताना होगा। जैसे हम लोग बोलेंगे कि हम भारत में रहते हैं, जिस समुद्र में आप किसी से मिले तो पूछेगा कि भैया भारत किधर है, तो आप बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध में तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो और ढेर सारे देश हैं। तो आपको लोकेशन बताने के लिए बताना पड़ता है कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। जब आप ये बताएंगे तो इससे क्या लाभ होगा कि एक एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगा, है ना। एक एग्जैक्ट लोकेशन मिल गया कि हम कहीं पर बता दिए कि इस 8 से लेकर के 37 के बीच में कहीं है। हमको लैटिट्यूड का तो पता चल गया, लेकिन लॉन्गिट्यूड का पता कैसे चलेगा? इसके लिए हमको बताना पड़ेगा कि भारत 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में है। जब हम ये दोनों चीज की जानकारी दे देंगे तब एग्जैक्ट निकल जाएगा। फिर 0 डिग्री से 68 डिग्री तक इधर जाएंगे, और वहां से 7 मतलब 2 डिग्री के बीच को फिर 60 मिनट में बांटेंगे। फिर और छोटा लोकेशन होता है तो मिनट को सेकेंड में बांट देंगे, तो एग्जैक्ट लोकेशन आ जाएगा कि ये पोजीशन पर है 37, ये जो बता रहे 68, और 68 से लेकर के 97। तो देखिए यहाँ पर ये भारत का एग्जैक्ट लोकेशन निकल गया। लैटिट्यूड से हमको पता चला नॉर्थ है कि साउथ है,
और लॉन्गिट्यूड से पता चला तो हमारा लोकेशन निकल गया ये। और इस लोकेशन में आप जानना चाहते हैं कि रांची कहां पर है, तो रांची का दो चीज जानना होगा हमको। एक लैटिट्यूड, जैसा आप जानते हैं कि रांची 23.5 डिग्री से जाता है, और दूसरा क्या जानना होगा, लॉन्गिट्यूड, कि रांची अगर 84 डिग्री पर है ईस्ट, तो हमारा दोनों जहां पर कट किया, ये रेखा और ये रेखा दूसरे को कट किया, ये एग्जैक्ट लोकेशन निकल गया रांची का। फिर रांची के अंदर किसी मोहल्ले को खोजना है कि लालपुर कहाँ है, कोकर कहाँ है, हिंदू कहाँ है, तो क्या करेंगे, फिर रांची के मैप पर फिर वो डिग्री के अंदर उतने मिनट्स है, तो वो डिग्री को उतने मिनट्स पे कट कर दिया गया, तो एग्जैक्ट वो, फिर उसमें कोई घर कहाँ है ये भी लोकेशन पता चल जाएगा। तो ये एक कैडेस्ट्रल मैप होता है, इसका यूज प्लानिंग कमीशन में किया जाता है। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ, ये भी एक क्वेश्चन चलिए बता देते हैं कि भारत में नक्शा छापने का अधिकार किसे है, यह है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जीएसआई, वही भारत में नक्शा छापती है, जो मैप बनाती है, और उसी के परमिशन से भारत सरकार के जो डिपार्टमेंट है वो पब्लिश करते हैं। तो देखिए, सिर्फ ये जानकारी से काफी कुछ पता चलेगा। अब इससे पता चलेगा कि भारत के ये जो लास्ट पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट में कौन है, तो इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट। सदर्न मोस्ट पॉइंट तो आप जानते हैं कि अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट। कोई आप लोगों में से ऐसे हैं जो इंदिरा पॉइंट का हमको लैटिट्यूड बता पाए? व्हाट इज द लैटिट्यूड ऑफ इंदिरा पॉइंट? इज दैट 8 डिग्री 4 मिनट और समथिंग एल्स? कोई बताए इंदिरा पॉइंट का क्या है डिग्री, जिसका दूसरा नाम पिग्मेलियन पॉइंट है, उसको पर्सन पॉइंट भी बोलते हैं। तो इंदिरा पॉइंट की डिग्री क्या है, व्हाट इज द डिग्री? इसकी डिग्री है 6 डिग्री 39 मिनट नॉर्थ। क्योंकि ये जब भारत का मानचित्र, थोड़ा सा आप दिखाइए एक बार फिर इधर, जब भारत की मानचित्र को आप देखें तो आप देख पाएंगे यहाँ कि ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं 8 डिग्री वाली, ये वाली पोर्शन है, ये कन्याकुमारी के पास केप कैमोरिन है। तो यहां से लेकर के और ये नॉर्दर्न पोर्शन है इस जगह में, जिसका नाम इंदिरा कोल है। तो इंदिरा कोल एंड इंदिरा पॉइंट, लेकिन इंदिरा पॉइंट यहां नहीं है, ये तो केप कैमोरिन है। इंदिरा पॉइंट देखिए, ये अंडमान निकोबार है, और आप देखेंगे इसके तुलना में देखेंगे तो इसके ये जो येलो कलर दिख रहा है, ये देखिए थोड़ा ज्यादा नीचे तक दिख रहा है, देखिए इसके तुलना में ज्यादा नीचे है, दैट इज ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार पर यहां पर इंदिरा पॉइंट है, इसलिए इसकी जो पोजीशन है वो 6 डिग्री 39 मिनट नॉर्थ लगाएंगे जरूर, ये सबसे दक्षिण है। वैसे ही भारत में सबसे पश्चिम में कोई पॉइंट होगा, कौन बताना चाहेंगे, बताइए चलिए। इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट का क्या नाम है? इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट का नाम बताना है, कोई बता सकते हैं? घौर मोती, किबुथु। इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, और कोई जो बताना चाहते हैं बताइए। लोकेटेड इन कच्छ, ये तो सही है, लोकेटेड इन कच्छ, बट व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट?
ये सही आंसर आया है एम के महतो। सर क्रिक, सर क्रिक जो है, थोड़ा सा दिखा देते हैं आप लोगों को, ये वाला जगह पर है सर क्रिक। थोड़ा सा ज्यादा टर्न करना होगा कैमरा। यहाँ पर आप देखें, ये वाला गुजरात का पोर्शन है ये, और इसमें ये जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला लास्ट पॉइंट, ये जगह का ये जो पॉइंट है ये सर क्रिक है। और यहाँ पर एक बॉर्डर लाइन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एक बॉर्डर लाइन यहाँ पर भी है सर क्रिक। ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रहा है, इसके अंदर दिख रहा होगा, घर में भी बाद में आप मैप में देखेंगे, यहाँ पे कुछ डॉटेड लाइन नजर आ रहे होंगे, और इसको रन ऑफ कच्छ बोलते हैं, रन ऑफ कच्छ। ये स्वाम्पी लैंड होता है, ज्योग्राफी में रन का मतलब होता है स्वाम्पी लैंड। ये इलाका जो आप अभी अगर महाभारत सीरियल चल रहा है अगर देखते होंगे तो कृष्ण भगवान की द्वारका नगरी जो है वो इस यहाँ पर सबमर्ज कर गया है अरेबियन सी में, क्योंकि ये वाला जो इलाका है ये पहले काठियावाड़ पेनिनसुला, ये ऊंचाई भूमि थी, हाईलैंड था। बाद में प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट के चलते यहाँ के कुछ पार्ट्स जो है नीचे की ओर धंस गए, और जो पार्ट नीचे की ओर धंस गए वो इस इलाके में रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ, और वो चीजें नीचे चली गई हैं। तो जो भी महाभारत पर रिसर्च होता है वो इस मिट्टी में किया जाता है, समुद्र के अंदर जाकर। इसको ये रन ऑफ कच्छ कहते हैं, स्वाम्पी एरिया थोड़ा सा है ये वाला इलाका। ये पूरा यहाँ देखिए गांधीनगर है, अहमदाबाद है, यहाँ पर गिर लॉयन जो आप सुनते हैं उसका यही इलाका, ये पूरा क्षेत्र। बीच बीच में देखिएगा कि वीडियो बहुत वायरल होता है कि एक आपके शहर का नाम लिखा रहेगा कि एक शेर रोड में निकल गया है, वो गिर लॉयन की एक फोटो 2-4 साल पहले वो आया था, उसको लोग एडिट कर करके आपके शहर का बना के बेचते हैं। तो ये सर क्रिक यहाँ पर है। और सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट देखेंगे तो देखिए वो वाला जो इलाका हमारा है वो इस जगह पर, यहाँ पर सबसे लास्ट है, और ये किबुतु और पॉइंट वेलेंगो इसको कहा जाता है, पॉइंट वेलेंगो इस जगह पर। ये हमारे 4 एक्सट्रीम पॉइंट है 4। अच्छा, एक यहाँ 2 नाम आया, केप आया, केप कैमोरिन, और एक आया इंदिरा कोल। हम आपसे जानना चाहेंगे व्हाट इज केप, केप आखिर क्या है, और व्हाट इज कोल। ऐसे तो कोल एक छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में जनजाति का नाम है, लेकिन यहाँ पर कोल COL कोल ये क्या है? कौन सबसे फास्ट आंसर देना चाहेंगे? व्हाट इज केप, जल्दी से बताएं, जो रैंडम बताएंगे। केप जो होता है, कोई लिखे हैं आंसर? कोई लिखे हैं तो थोड़ा देख लेते हैं। लोएस्ट पॉइंट, ग्रुप ऑफ माउंटेन। और कोई? ग्रुप ऑफ माउंटेन, लोएस्ट पॉइंट, 2 आंसर आया हुआ है। ऑन ए माउंटेन रिज बिटवीन 2 पिक्स। और देखें, कोशिश करिए। बेसिकली केप हम तब तक समझाते हैं। बेसिकली केप क्या होता है कि ये माउंटेन में प्रोजेक्टेड लैंड होता है। तो हमको लगता है कि आप लोग आंसर ऐसा लिखे हैं, लग रहा है। मतलब कोई लैंड, कोई माउंटेन रेंज जो समुद्र में प्रोजेक्टेड है, और समुद्र में जब टाइड्स आ रहे हैं, वेव्स आ रहे हैं, स्टॉर्म्स आ रहे हैं, तो इसको काट रहे हैं। तो इसके जो सॉफ्ट रॉक होते हैं, करोड़ों साल में सॉफ्ट रॉक क्या होता है, धीरे धीरे कट जाते हैं।
और जो हार्ड रॉक है जिसका इरोजन और वेदरिंग नहीं हो पाया, ये अंदर की ओर जो काफी खूबसूरत पिक्चर में ऐसे सीन दिखाए जाते हैं, ये अंदर की ओर ऐसे निकला हुआ रहता है। और ये प्रोजेक्टेड जो होता है इसको कैप बोलते हैं ज्योग्राफी में। तो एक कैप, जैसे आप सुने होंगे कैप ऑफ गुड हॉप, जिससे वास्को डी गामा आया था भारत, जिस रास्ते से होते हुए, तो एक कैप कैमोरीन नाम है। कोल भी कोई लिखे हैं क्या? व्हाट इज कोल? जैसे इंदिरा कोल है, तो कोल क्या होता है? कोई ऐसे हैं जिन्होंने लिखा? कोल होता है, हम आंसर देख रहे हैं कि कोई अभी तक नहीं भेजे है। हमारी आवाज तो आ रही होगी? कोई आंसर देखें। चलिए, आवाज हमारी आ रही है। बट एनीवन हु वांट्स टू से अबाउट कोल, व्हाट इज कोल? छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ऐसे भी आप रटते हैं, तो जब आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करेंगे तो हमें लगता है कि ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे आप और समझ में आएगी चीज़ें। अभी तक कोई आंसर नहीं है। कोल होता है ग्लेशियर, आप लोग जानते हैं ग्लेशियर, हिमनद मतलब रिवर ऑफ आइस। तो माउंटेन में जो ग्लेशियर होता है, ये ग्लेशियर जब यहाँ से नीचे उतरता है तो उसके साथ बड़े बड़े चट्टान होते हैं। उस चट्टानों से वो दीवार पर घर्षण करता है और धीरे धीरे इस दीवार को तोड़ने लगता है, इस प्रकार से। और एक ग्लेशियर पीछे साइड से, मान लीजिए ऐसा सिचुएशन कहीं पर है जहां पर इस साइड से एक ग्लेशियर जा रहा है और एक इधर से ग्लेशियर आ रहा है, तो दोनों साइड से दो एम्पी थिएटर लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे। माउंटेन पे भी आप सोचें कि दो बड़े स्ट्रक्चर बन जाएंगे, जिसमें एक स्ट्रक्चर एक साइड से होगा जो इसको काटने लगेगा और दूसरा स्ट्रक्चर अपोजिट साइड से होगा जो इसको काटने लगेगा। दोनों इतने बड़े हो जाएंगे कि अंदर में दोनों के बीच में एक गैप हो जाता है और दोनों मिल जाते हैं। तो ये जो छिद्र होता है, जो होल होता है, इसको कोल बोलते हैं। ये ग्लेशियर ही बनाती है। मतलब कहीं पर बड़े बड़े माउंटेन में, अगर माउंटेन में एक इस साइड से और एक इस साइड से, दो साइड से कोल का निर्माण हुआ और ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट हो गए, तो इन फ्यूचर वहां पर रेलवे लाइन, अर्जेंटीना में, ब्राजील में, ऐसे क्षेत्र में वहां पर रेलवे लाइन का विकास हुआ है इससे, क्योंकि माउंटेन को काटना बहुत मुश्किल था। और इससे पता चलता है अगर आज टेम्परेचर वहाँ ज़्यादा है और ग्लेशियर नहीं है लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि किसी जमाने में यहाँ की जलवायु जो थी वो बहुत ज़्यादा ठंडा वाली थी और यहाँ ग्लेशियर हुआ करते थे, जिसको ग्लेशियल एज कहा जाता है। पृथ्वी पर ऐसे बहुत से ग्लेशियल एज आए हैं जिसका ज्योग्राफिकल नेम है, जैसे गूंज, मिंडल, रिस एंड वुर्म। ये चार ऐसे भी एग्जाम में आता है। तो ये चार ऐसे एज हैं ग्लेशियर के जो प्राचीन, मतलब जो हमारा आज से करोड़ों साल पहले बीच बीच में ग्लेशियर एज आया, जिसमें पूरी पृथ्वी का टेम्परेचर माइनस 200-300 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, पृथ्वी की सभ्यता नष्ट हो गई और फिर से नया चीजें शुरुआत हुआ। तो उसको ग्लेशियल पीरियड कहा जाता है ज्योग्राफी जियोलॉजी में। तो ये तो बेसिक चीज़ों की जानकारी दे रहे थे। कुछ हम जल्दी से आपसे सवाल पूछते हैं कि आप जितना जल्दी इसका उत्तर देने की कोशिश करें। विच इज द लार्जेस्ट लेक इन साउथ इंडिया? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? आप जल्दी से आंसर जो देंगे, गूगल में सर्च नहीं करना है।
चिल्का रॉन्ग है। विच इज द लार्जेस्ट लेक इन साउथ इंडिया? हम आंसर भी देख रहे हैं, अगर कोई मैसेज बोलिए। गरसोप्पा इज द वाटरफॉल। महात्मा गांधी वाटरफॉल इसका नाम है वर्तमान में, तो ये गरसोप्पा इज ए वाटरफॉल, इंडिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। वशिष्ठ नारायण ने लिखा है कोलेरू दक्षिण भारत की सबसे बड़ी झील, कोलेरू भी गलत है। एक समस्या है, आप लोग तो पढ़ाई किए हैं, चलिए फिर से कोई बताए। साउथ इंडिया की लार्जेस्ट लेक, दक्षिण भारत का लार्जेस्ट लेक, कोई आंसर अभी तक और नहीं आया है। कोई और बोलना चाहते हैं? कोलेरू गलत है, पुलिकट भी गलत है। साउथ इंडिया की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है, ये आपको बताना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यस, ये सही आया है आंसर अभी। अच्छा, ये गलत है, सुलोचना कुमारी का नागार्जुन गलत है, बट प्रियंका अग्रवाल का सही उत्तर आ गया वेम्बनाड। वेम्बनाड इज द राइट आंसर। वेम्बनाड केरल में है, केरल में वेम्बनाड है, बैक वाटर्स भी है यहाँ, और वेम्बनाड सबसे बड़ा झील है दक्षिण भारत का, ये ध्यान रखना है। चलिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लार्जेस्ट लेक का नाम बताइए, जहां पर लोग नाव में ही घर बना के रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लार्जेस्ट लेक, जहां के लोग अपने घर जो होता है वो तैरता हुआ घर होता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्विमिंग हाउस होते हैं वहां सारे घर, उसका नाम बता दें। डल लेक, डल लेक तो जम्मू कश्मीर में। हमने पूछा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट देखिए, नॉर्थ और ईस्ट, दैट इज नॉर्थ ईस्ट, ये इलाका, ये तो नॉर्थ है, ये साउथ, ये वेस्ट। जब नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे, नॉर्थ एंड वेस्ट ऐसे हो। सही आंसर आया है लोकटक, सही, मणिपुर का लोकटक, ये अनिल कुमार और इनके महतो। लोकटक में कभी आपको मौका मिले नौकरी के बाद घूमने जाने का, तो लोकटक में आप वहां पर जितने घर हैं वो घर हमेशा तैरते रहते हैं, वहां ऐसे स्थिर वाले घर नहीं होते। आप लोकटक में सारे घर ही ऐसे बनाए जाते हैं, जो आप आज रात में यहाँ सोए हुए हैं, कल सुबह आप 15-16 किलोमीटर दूर चले जाएंगे। सारे लोग, वहाँ कुछ जनजातियाँ रहती हैं मणिपुर की, जो उसी लोकटक झील में रहती है, और उसके जो झील है वो फ्लोटिंग है। वो झील के ऊपर जो घर बने हुए हैं वो फ्लोटिंग है, उनके घर ऐसे पक्के वाले नहीं होते हैं। तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, कभी आपको मौका मिलेगा तो वहाँ देखने जाएंगे आप। तो हम कुछ वर्क आपको दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, और आप होमवर्क को जरूर करेंगे। तो जो होमवर्क है उसमें जितने भी भारत के राज्य हैं, आपको सिंपल सा वर्क दे रहे हैं, वो किस किस देश के साथ कौन से राज्य बॉर्डर कर रहे हैं, और किस राज्य का बॉर्डर सबसे बड़ा और किसका सबसे छोटा, ये आपको निकालना है। जैसे कि अगर पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान के साथ में सबसे बड़ा बॉर्डर किसका होगा, जम्मू कश्मीर से लेकर के गुजरात तक है, ये देखना होगा। और सबसे छोटा किसका होगा। चाइना की बात करेंगे तो चाइना में सबसे बड़ा किसका होगा और सबसे छोटा किसका होगा। नेपाल के साथ, भूटान के साथ,
बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ, अफगानिस्तान तो एक ही देश, उसमें तो एक ही है ही। ये आपको याद कर लेना है कि कौन सबसे बड़ा बॉर्डर है और कौन सबसे छोटा बॉर्डर है। दूसरा चीज, आप ये जो हमारे जो स्टेट है समुद्र के किनारे किनारे और इधर समुद्र के किनारे किनारे है, तो इन राज्यों को जो अरेबियन सी के साइड है, जो इधर के साइड है, इनको आप जब भी याद करेंगे तो या तो आप नीचे से ऊपर याद करेंगे या नॉर्थ से साउथ ऐसे याद करेंगे, या तो इधर से इधर याद करेंगे या इधर से इधर याद करेंगे। इसी प्रकार से हर समुद्र के किनारे भारत का जो कोस्टल एरिया है, जैसे इसको ये वाला को काठियावाड़ कोस्ट, ये पाकिस्तान के बॉर्डर वाले को मेकरान कोस्ट, ये वाला जो इलाका है सूरत से लेकर के सीधा यहाँ गोवा तक कोंकण कोस्ट, कोंकण रेलवे सुनते हैं, ये कर्नाटक में कन्नड़ कोस्ट और इसके नीचे यहाँ मलाबार कोस्ट। तो ये नॉर्थ से साउथ याद करना है। तमिलनाडु में एक कोरमंडल कोस्ट और यहाँ आंध्रा कोस्ट ये वाला में, इसके ऊपर उड़ीसा ये वाले जगह में नॉर्दर्न सरकार बोलते हैं इसको, ये वाला जो पोर्शन है नॉर्दर्न सरकार, और इसके ऊपर जो वेस्ट बंगाल का एरिया है इसको सुंदरबन का कोस्ट है ये वाला। तो आप इसको जरूर से याद करेंगे, कौन राज्य किसको टच कर रहा है, कौन किसकी बॉर्डर ज्यादा बड़ा, लेकिन रटना नहीं। इनफैक्ट हम इसलिए बोल रहे हैं आपको कि आप रटिएगा तो फिर भूल जाइएगा। तो आपके पास एक मैप होना चाहिए, आपके भी घर में कोई ना कोई एटलस जरूर होगा, तो उसको रखेंगे। मतलब सारी चीज गूगल से नहीं देखेंगे, आप एटलस देखेंगे और उस पर आप खुद से देखेंगे, क्योंकि आपको देखते देखते एक आइडिया हो जाएगा कि ये बड़ा है ये छोटा है। और जैसे क्वेश्चन चाहिए कॉन्सेप्चुअल तो आपकी तैयार कर दे रहे हैं, लेकिन जो फैक्चुअल चीजें हैं वो भी आने के लिए आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कभी कभी क्वेश्चन हमने देखा एग्जाम में पूछा है कि भारत का जो मेरिडियन एरिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन 82.5 डिग्री ईस्ट, वह किस किस राज्य से गुजरता है। तो आप जब कभी पढ़ते हैं तो आप सिर्फ इतना जानते हैं कि इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरता है, बट वो किस किस राज्य से गुजरता है। तो उसके लिए आपको जब मैप देखेंगे अपने से आप सोचेंगे, तो जब आप एग्जाम हॉल में जाइएगा तो आप बहुत खुश हो जाएंगे कि सारे क्वेश्चंस आपने पहले से किया था। तो यूपीएससी जैसा कठिन एग्जाम जो है, हम कल हमारे मित्र का एक हम फेसबुक पर ये देखे थे, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बीएसपी हैं चंदन झा जी, जमशेदपुर में भी रहे हैं। तो उन्होंने लिखा था कि हम लॉकडाउन में कुछ टिप्स दे रहे हैं, तो हमसे फिर वो बात किए। टिप्स यही था उसमें कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, उनको कम से कम 1 साल 2 साल का पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस चाहिए। दूसरा कि वो एनसीईआरटी जरूर से ले लें, एक ही चीज को बार बार पढ़ें, और वो उनकी आप पोस्ट देखेंगे तो जिन चीजों को वो पढ़ते हैं और जिनके साथ पढ़ते हैं उसके ऊपर विश्वास करना। जैसे आप किसी होटल में खाना खाने गए हैं और विश्वास नहीं है, तो आप खाना खाते समय भी मन में बहुत से विचार आएंगे। तो कहीं भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी बुक से पढ़ रहे हैं, तो पहले उसके साथ जुड़ना होगा, पहले फेथ बनाना होगा, और जब लगेगा कि हाँ आप विश्वास के साथ कर रहे हैं, तब जाकर के आपकी स्ट्रांग चीजें हो जाएगी। आज की क्लास से कोई अगर टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड अगर पूछा जाएगा आपसे, तो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री ऊपर है, 0 डिग्री से 90 डिग्री नीचे है, तो 90 और 90 180 होता है, और 1 डिग्री 0 डिग्री, तो टोटल 181 होगा। लेकिन बहुत से ज्योग्राफर ऐसा बोलते हैं कि 0 डिग्री जो 90 डिग्री हो तो बिंदु है, तो दोनों बिंदु है तो हम तो इसको मानेंगे नहीं, तो उस कंडीशन में आप माइनस कर दीजिएगा 2। अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा तब, ऐसे आपको अपने से नहीं सोचना, ऐसे 181 है। उसी प्रकार से लॉन्गिट्यूड 360 है, लेकिन ज्योग्राफर 0 डिग्री को और जो 180 डिग्री उसके पीछे, कल आपको टाइम निकालने सिखा देंगे, तो 180 डिग्री जो उसके ठीक पीछे जो इंटरनेशनल डेट लाइन होता है, ये भी बताएंगे कि इंटरनेशनल डेट लाइन को समुद्र में क्यों रखा गया। आप डिफ्लेक्शन देखेंगे, घर में आज देख लीजिएगा क्वेश्चन कि उसको समुद्र में क्यों रखा गया है, क्या प्रॉब्लम होता है, टाइम कैसे चेंज हो जाता है। तो सारी चीजों को आप समझ पाइएगा, कल वो बता देंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन चूंकि बाहर से शुरू किए हैं,
ओरिजिन ऑफ हिमालय बताएंगे, अरावली माउंटेन कैसे बना, सारी माउंटेन सिस्टम की जानकारी आपको देंगे। तो आज की क्लास से अगर कोई कुछ पूछना चाहते हो तो आप इस वक्त पूछ सकते हैं हमसे। नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह, लाइव में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि आपके पास जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी डाउट होंगे, सारी चीज़ आप पूछिएगा। बीच बीच में आपको हम कुछ क्वेश्चंस बताएंगे जो पुराने कई वर्षों में आया हुआ है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहले फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, सारी चीज़ों पर आप जल्द से उसे मैसेज कर दें कि आप को जो ज्योग्राफी से लेकर जो भी डाउट होगा, आज ये जेपीएससी पर सबसे बेसिक चैप्टर है, अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, तो उस पर ही बात करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ में जुड़ जाइए, और जितने ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे उनके साथ में हम बात करेंगे। थोड़ी सी टेक्निकल टीम को कहेंगे कि आप उनको लिंक करके दें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ में जुड़ेंगे। जितना जल्दी हमारे साथ जुड़ते हैं, हम तुरंत शुरू करेंगे। कुछ देर हम आपसे बात करेंगे कि जेपीएससी को लेकर, झारखंड लोक सेवा आयोग को लेकर के जो भी आपके दिमाग में डाउट्स होगा, उसके लिए हम रात में आएंगे। अभी बात करेंगे ज्योग्राफी को लेकर के। ज्योग्राफी में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और अक्षांश और देशांतर से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। मसलन अक्षांश जो होता है वो क्या है, अक्षांश रेखाएं किस प्रकार से खींची गई हैं, कैसे ड्रॉ की गई हैं, कितनी रेखाएं हैं, कुल हम क्वेश्चन भी पूछते जाएंगे और आपसे आंसर की एक्सपेक्टेशन करेंगे। और आप सभी लोगों का जो सबसे ज़्यादा आंसर करते जाएंगे प्रतिदिन, उन्हें सरप्राइज गिफ्ट भी मिलेगा। ये निश्चित रूप से हम आपको बता रहे हैं। हमारे पीछे आप एक पिक्चर भी देख रहे होंगे, यहाँ पर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का है। तो आपके दिमाग में चलिए कोई से क्वेश्चन आ रहा है तो आप जरूर से हमें पूछिएगा, जरूर, अक्षांश को लेकर, देशांतर को लेकर। और थोड़ा सा हम वक्त ले रहे हैं आपका। आप सारे मित्र को, आपके जो भी मित्र हैं उन्हें आप कम से कम बता दीजिए कि समय में क्लास शुरू हो गया है, लाइव क्लासेज है। तो आपके दिमाग में जो भी दिक्कत हो रहा होगा ना अक्षांश को लेकर के, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, भारत का अक्षांश क्या है और इससे क्या फायदा है, अक्षांश रेखाओं से आखिर लाभ क्या होता है, तो सारी चीजों पर आज बात करेंगे। अक्षांश रेखा कितनी है, अक्षांश रेखा जो होती हैं उन्हें किस प्रकार से ड्रॉ किया जाता है, भारत के अलावा दूसरे देशों का भी क्या अक्षांश रेखा होती है, अक्षांश रेखा स्ट्रेट लाइन है, ऐसा जैसा दिख रहा है ऐसा है, या फिर ये सर्कल के रूप में रहती है, तो कितनी है, 23.5 डिग्री पर ही एक रेखा क्यों है, ये नॉर्थ वाली जिसको कर्क रेखा आप जानते हैं, 23.5 डिग्री साउथ में ही मकर रेखा क्यों है, 0 डिग्री जो है इक्वेटर है, आपको पता होगा। उत्तरी गोलार्ध किसे कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध किसे कहते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, तो ये सारी चीज़ों को बताएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि आपके पास जो क्वेश्चन होगा ये आप ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि आप पूछिएगा तो हम आपको बता पाएंगे। आप अपने सभी मित्र को ज़रूर से बता दीजिए कि जो लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं कि वो देख पाए कि उनको जो लैटिट्यूड से जो समस्या रहती है हमेशा, एकदम बेसिक चीज़ें, ये आईएएस की परीक्षा में भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जेपीएससी में, जेएसएससी में, एसएससी एग्जाम में, सभी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये इन्होंने बहुत से लोगों ने भी मैसेज करना भी शुरू कर दिया है। तो हम आपको ये बता दें कि अक्षांश रेखाएं, देखिए बेसिकली अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखा है, पहले ये समझना है। काल्पनिक रेखा का मतलब होता है कि नॉट ड्रॉन ओवर द अर्थ, ये पृथ्वी में खींची हुई कोई रेखा नहीं। जिससे आपको लगेगा कि नहीं पृथ्वी में हो सकता है कि रेखा खींची हुई होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कल्पना में रेखा है, काल्पनिक रेखा है, और सन के पोजीशन के अनुसार है। मतलब फिजिक्स में जब आप पढ़िएगा तो सन की एक एपरेंट मूवमेंट मानी जाती है। एपरेंट मूवमेंट का मतलब होता है आभासी प्रतिबिंब। मतलब देखने में आपको, जैसे ट्रेन से यात्रा करते हैं तो लगता है कि पेड़ पौधा दौड़ रहा है, वैसे आपको लगता है कि सूर्य पूरब में रोज उगता है, पश्चिम में डूबता है, लेकिन एक्चुअली में आपने पढ़ा होगा साइंस में कि पृथ्वी हमारी घूम रही, पृथ्वी रिवॉल्व कर रही है। तो ये अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन इसे कहा जाता है, ये आभासी प्रतिबिंब है। तो ये आपको हम बता दें कि अक्षांश रेखा के बारे में सबसे पहले जानना है कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, दीज आर सर्कल्स। ये ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक सर्कल होती है। क्यों सर्कल है? क्योंकि
पृथ्वी को चारों साइड से, जैसे अगर पृथ्वी है तो इसको चारों साइड से रेखा बांधती है। ये जो फ्रंट में रेखा दिख रहा है, यही रेखा पीछे साइड से, जैसे इस मार्कर में जो ब्लैक कलर का है, इसको मान लीजिए एक अक्षांश रेखा है। तो अक्षांश रेखाएं देखिए जो फ्रंट में है वो इस साइड ही है, ये चारों साइड से है। तो दीज आर बेसिकली सर्कल। पृथ्वी के ठीक बीच में, ठीक बीचों बीच जो रेखा को ड्रॉन किया गया है, ये जो रेखा है इसको कहते हैं इक्वेटर, इंग्लिश में इक्वेटर और हिंदी में विषुवत रेखा। तो यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेटर। तो आप विषुवत रेखा जो है ये पृथ्वी के ठीक बीचों बीच है। इसके उत्तरी पार्ट को, मतलब जब इक्वेटर से नॉर्थ की ओर जाएंगे तो उसमें पूरा ज्योग्राफी पढ़ाएंगे जरूर से। और अभी अक्षांश और देशांतर से शुरू किए हैं, मैसेज भेजा है आदित्य कुमार ने, तो ये पूरी ज्योग्राफी बताई जाएगी। और आपको बता दें कि ज्योग्राफी में जहाँ से भी डाउट होगा आप एकदम से पूछ सकते हैं, कोई रोक नहीं है कि आपने क्यों पूछा, और जरूर से प्रश्न पूछिएगा। तो अक्षांश रेखाएं जो है इसमें जो पृथ्वी के ठीक बीचों बीच, इसको इक्वेटर कहते हैं, यानी कि विषुवत रेखा। अब देखिए ये पृथ्वी है, इसके चारों साइड से जब आप पृथ्वी में ग्लोब को देखेंगे तो ग्लोब बाहर की ओर थोड़ा सा बल्जिंग है, बाहर की ओर उभार लिया हुआ है। ऐसा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के चलते हुआ है कि बाहर की ओर लाइटर सब्सटेंस जाकर के जमा हो गई। तो पृथ्वी का दोनों ऊपर और नीचे वाला पार्ट थोड़ा चपटा है और बीच वाला पोर्शन जो थोड़ा बाहर की ओर उभार लिया हुआ है। तो उस पर जो रेखा खींची हुई है वो विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा जो है इक्वेटर, इसके बारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इट इज द ओनली ग्रेट सर्कल ओवर द अर्थ। पृथ्वी में एकमात्र महान वृत्त जो है ये विषुवत रेखा है, मतलब इतनी लंबाई किसी भी अक्षांश रेखा की नहीं है। अब जीरो से ऊपर नॉर्थ की ओर, इसको, इस पूरे क्षेत्र को बोला जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध। और जीरो से नीचे पूरे क्षेत्र को बोला जाता है साउदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। छोटे छोटे टेक्निकल टर्म में आपको जानना चाहिए वो। और नॉर्थ पोल किसे कहेंगे, तो पूरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की नॉर्दर्न मोस्ट जो पॉइंट होगा इसको बोला जाएगा नॉर्थ पोल, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध की सबसे उत्तरी बिंदु। उसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध की सबसे दक्षिणी बिंदु को साउथ पोल कहा जाता है। हमने इसलिए आपके डिमार्केशन के लिए देखिए ये यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ नॉर्थ लिखा है, नीचे साउथ लिख दिए ताकि आप इसको समझ पाए। अब जीरो से ऊपर अगर आप ऐसे लाइन खींचते हुए जाएंगे, देखिए इस प्रकार से आप ड्रॉ कर दे। अगर आप कॉपी लेकर के बैठे हैं तो आप इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर दें, और प्रतिदिन आपको एक क्लासेज मिलेगी इसी समय पर। तो हम कोशिश करेंगे कि एक एक चैप्टर आपको डेली बताएं, खास करके जो लोग जेपीएससी में अपना करियर देख रहे हैं, एसएससी में देख रहे हैं, उन सारे लोगों को काफ़ी लाभ होगा। आईएएस में भी क्वेश्चंस आते हैं। और आपने एनसीईआरटी जो आपको पढ़ने के लिए हर लोग बोलते होंगे, एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें दी हुई हैं उनको हम आपको साथ में लेकर के चलेंगे। क्लास 6-7 में ही ये चैप्टर है, तो आज हम उससे शुरुआत किए हैं, आपको बताएंगे इंड तक। तो ये आपको बता दें कि विषुवत रेखा जो है इसके ऊपर जब जा रहे हैं, देखिए पोल की ओर जा रहे हैं, तो आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि इक्वेटर से ऊपर की ओर जाने पर जो रेखाएं हैं इसकी लंबाई बढ़ रही है या घट रही है, देख लीजिए। तो देखिएगा, तो यहाँ से जब आप ऊपर की ओर जा रहे हैं तो देखिए द लेंथ ऑफ द लाइन इज गोइंग टू बी डिक्रीज। तो 90 डिग्री सबसे छोटी रेखा। चलिए हम आज का पहला प्रश्न पूछ लेते हैं आपसे। आपको ये बताना है कि पूरी पृथ्वी में कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। यू हैव टू से अबाउट द टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइन ओवर द अर्थ। पृथ्वी में अक्षांश रेखा जो है उसकी कुल संख्या कितनी है, किसका सबसे सही उत्तर होगा इसको देखेंगे। तो ये आपको बता दें, इसी प्रकार से 0 डिग्री से नीचे जब साउथ की ओर आएंगे तो यहाँ पर भी ये रेखाएं जो है देखिए धीरे धीरे ये इसकी भी लंबाई घटती जाएगी। तो
अक्षांश रेखाओं की लंबाई एक जैसी नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। अक्षांश रेखाओं की लंबाई बढ़ती घटती रहती है, मतलब आप इक्वेटर की ओर जब आएंगे तो इसकी लंबाई जो है वो बढ़ती जाएगी, और इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगे तो इसकी लंबाई जो है वो घटती जाएगी। यहाँ पर आप को हम एक क्वेश्चन पहले पिछली वीडियो में पूछे थे कि भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का डिफरेंस लगभग बराबर है, फिर दोनों की किलोमीटर में डिफरेंस क्यों है? इसका आंसर यही है कि जैसे जैसे नॉर्थ की ओर जाएंगे अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटने लगती है। भारत नॉर्थ से साउथ 3214 किलोमीटर है और ईस्ट टू वेस्ट 2933 किलोमीटर है, तो इसलिए इसकी लंबाई बढ़ती घटती रहती है। चलिए हम आगे उसको समझाएंगे डिटेल्स में। अब आपको ये बता दें कि 0 डिग्री से हम शुरुआत करते हैं विषुवत रेखा से, कि विषुवत रेखा पर सन की जो पोजीशन है, ये दो ऐसे डेट है, एक 21 मार्च का है और दूसरा 23 सितंबर का है। दो डेट आप लिख लें, एक 21 मार्च का और एक 23 सितंबर का। कुछ पुस्तकों में आपको ये डेट 22 मार्च एवं 22 सितंबर मिलेगा, इसको लेकर के आपको किसी प्रकार की भ्रांति नहीं रखनी है। 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा के ऊपर है, और इसके बाद विषुवत रेखा से धीरे धीरे सन की पोजीशन जो है ये नॉर्दर्न साइड में जाता है। जिससे हम लोग भारत में रहते हैं तो भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है, मैंने हम लोग नॉर्दर्न साइड में रहते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में भारत रहता है। तो आप देखेंगे कि भारत में जब आप नॉर्दर्न की बात करें तो हमारा हम यहाँ पे लिख देते हैं साइड में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। तो हमारा जो भारत है ये उत्तरी गोलार्ध में ना, चूंकि नॉर्थ लिख दिए, अगर हम सिर्फ 8 डिग्री लिख देते तो 8 डिग्री इधर भी है और इधर भी है, तो आपको ये दिक्कत हो जाता। तो अभी आपको ये बताना है सारे लोगों को कि कुल मिलाकर के कितने अक्षांश रेखाएं हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइन ओवर द अर्थ। ये आपको आंसर करना है तुरंत कि आपको ये बताना है कि कितने अक्षांश रेखाएं। तो हम इस पिक्चर को थोड़ा सा मिटा देते हैं और इसके बाद आपको आगे दूसरी पिक्चर बनाते हैं जिसमें आपको और डिटेल्स बताएंगे, तो आप थोड़ी सी समझ पाइएगा जल्दी से। तो आपको अक्षांश और देशांतर से संबंधित जो भी सवाल होंगे, देशांतर तो अभी नहीं बता रहे, पहले अक्षांश समझा दे आपको, और ये आपको बता दें। फिर से एक पिक्चर यहाँ बना देते हैं, देखिए, और यहाँ पर ये 0 डिग्री है। अब देखिए आपसे हमने क्वेश्चन पूछा है कि 0 से ये है 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो आपको बताना है कि कुल मिलाकर पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखा है। आप जल्दी से आंसर उसका भेजिए कि कितने अक्षांश रेखाएं हो सकती हैं 0 डिग्री से ऐसे लाइन खींचते हुए, और अंतिम रेखा जो है नॉर्दर्न साइड में 90 डिग्री का है, सबसे छोटी अक्षांश। इसी प्रकार से जब आप लोग साउथ की ओर आएंगे तो ऐसे ही सबसे छोटी यहाँ पर होगा। तो जो हम बता रहे थे कि 0 डिग्री में 21 मार्च को सन की पोजीशन है, और इसके बाद आप हम लोग भारत में रहते हैं तो आप देखेंगे मार्च के महीने में धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, और 21 मार्च के बाद बहुत ज़्यादा और गर्मी बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सन की पोजीशन जो है 21 मार्च के बाद ये नॉर्थवर्ड हो रहा है, मतलब एपरेंट मूवमेंट जिसको बोला जाता है। सन की पोजीशन जो है वो थोड़ी नॉर्थवर्ड होती जा रही है, तो धीरे धीरे एक लास्ट लिमिट होता है, मतलब उसके ज़्यादा बियॉन्ड सन नहीं जा सकता है, जो एपरेंट मूवमेंट है वो। तो जहाँ तक सन की वर्टिकल रे होती है, मान लीजिए कि इस जगह पर विषुवत रेखा है और सन की पोजीशन यहाँ है, यहाँ से सन धीरे धीरे नॉर्थ की ओर शिफ्ट हो रहा है, मैंने पृथ्वी शिफ्ट हो मूवमेंट कर रही है, वैसा एपरेंट मूवमेंट आपको प्रतीत हो रहा है। तो जब सन धीरे धीरे आपकी ओर में आएगा तो उसकी एक लास्ट लिमिट है,
कि उसके ज्यादा बियॉन्ड उसकी वर्टिकल रे नहीं जा पाएगी, मतलब सन जैसे जहां जहां पर सन का पोजीशन आते जा रहा है वहां के लोगों को ठीक सर के ऊपर सन का पता चलेगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आप लिख लें कि भारत में दक्षिण भारत के लोग सूर्य को अपने सिर के ऊपर 2 बार फील करते हैं एक साल में, ऐसा क्यों 2 बार वो फील करते हैं वर्टिकल? तो आप इसका आंसर इस पे छुपा हुआ है, देखिए कि जब इक्वेटर से करके रेखा ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, तो जैसे जैसे सन यहाँ से नॉर्थ की ओर शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे, तो जब सन की शिफ्टिंग हो रही है तो जितने भी लोग पृथ्वी पर इस जोन में रहते हैं उन सारे लोगों को सन ओवरहेड एक बार दिखाई देगा। तो एक बार सन यहाँ तक गया और ये जो लिमिट है ना 23.5 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पर 21 जून को सन की पोजीशन होती है। आप जानते होंगे 21 जून को योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस घोषित किया गया। तो ये जो पोजीशन है सन की, ये 21 जून को यहाँ पर होती है सबसे ज्यादा नॉर्थ है। और 21 जून के बाद सन फिर साउथवर्ड आता है, मतलब 21 जून को सन यहाँ चला गया और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो शिफ्ट करते हुए साउथवर्ड आ रहा है। और आते समय फिर एक बार देखिए सन की पोजीशन जो होगी यहाँ पर विषुवत रेखा में, जो हमने शुरू में बताया कि 23 सितंबर को 2 बार विषुवत रेखा पर सन है और इसी को इक्विनॉक्स बोलते हैं, माने इक्वल डे एंड नाइट होता है। ये दोनों डेट याद कीजिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर। इसको ज्योग्राफी में इक्विनॉक्स कहा जाता है, मतलब दिन और रात, ये 2 तिथि को दिन और रात बराबर होता है। तो आपको हम ये बता दें कि हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर कितनी, आपको बताना है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ लैटिट्यूडनल लाइन इज देयर ओवर द अर्थ। पृथ्वी पर अक्षांश रेखा की कुल संख्या कितनी है, ये आंसर आपको लिख करके भेजना है। जो लोग हमारे साथ में बाद में जुड़े हैं तो उनको भी हम बता दें कि डेली ये क्लासेज होगी। तो यहाँ पर 23 सितंबर के बाद सन फिर दक्षिण गोलार्ध की ओर आ रहा है, साउथवर्ड आ रहा है, और साउथवर्ड आने में 22 दिसंबर को सन की पोजीशन फिर हो जाएगी, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 23.5 डिग्री साउथ, जिसको हिंदी में मकर रेखा कहते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर सन हो जाती है और ये तिथि होता है 22 दिसंबर का। जो नॉर्दर्न वाली तिथि हमने बताया था ये 21 जून का है। अब देखिए जब सूर्य जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में होगा उस समय पूरे उत्तरी गोलार्ध में ठंडा का मौसम होगा। तो दिसंबर और जनवरी को एक कारण है कि कोल्डेस्ट मंथ इंडिया में कहा जाता है। और इसके बाद धीरे धीरे सन फिर यहाँ से नॉर्थ की ओर शिफ्ट हो रहा है। शिफ्टिंग के समय फिर 21 मार्च को विषुवत रेखा पर आ गया और फिर इसके बाद पूरा उत्तर में आ गया। 21 जून को सन की जो पोजीशन है वो फिर यहाँ आ गया कर्क रेखा के ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। तो ये सालों भर चलता जाता है। अब आपको हम ये बता दें कि अक्षांश रेखा की जरूरत क्यों है। जैसे अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप कहाँ रहते हैं, आप आंसर करेंगे कि हम इंडिया में रहते हैं, न्यूजीलैंड में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तो ये वर्ल्ड में कहाँ होगा? तो जब तक लैटिट्यूड की जानकारी नहीं होगी और लॉन्गिट्यूड की जानकारी नहीं होगी तो आपका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं निकल पाएगा। हर शहर का, जैसे हवाई जहाज या फिर जो नेविगेशन में जो पानी जहाज होता है, इनको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जानकारी है तब ये एग्जैक्ट पोजीशन पर पहुंच पाते हैं। विदाउट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अगर आप चलेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कोई हवाई जहाज लंदन से आ रहा है और उसको दिल्ली में उतरना है? तो एग्जैक्ट दिल्ली कहाँ है ये तो ऊपर से कोई दूरबीन से देख नहीं रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कोई ऊपर से दूरबीन से झांक करके देख रहा और उसको दिल्ली नजर आ गया, उतर गया। इसके लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को जानना जरूरी होता है। मतलब हर शहर की एक पर्टिकुलर लैटिट्यूडनल लाइन होगी और एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन होगी। ये दोनों लाइन जहां पर एक दूसरे को कट करेगा वो एग्जैक्ट लोकेशन निकल जाएगा। अक्षांश रेखाओं से संबंधित जो क्वेश्चन आता है
वो सारे क्वेश्चंस आपको बता दें कि हम एक बार फिर से बोल दें कि क्वेश्चन जो इसमें आता है वो क्वेश्चन ये है कि अक्षांश रेखाओं के बारे में निम्नलिखित चीजों को देखें, इसमें से कौन कौन सी चीज सही है या कौन कौन सी चीज गलत है। तो अगर आप अक्षांश रेखा के बारे में आप अभी जो हमारे साथ जुड़े हैं तो वो अगर कॉपी रखे हैं तो आप इंपॉर्टेंट लाइन लिख लीजिए सारे लोग। पहला कि लैटिट्यूड्स आर एन इमेजिनरी लाइन, ये काल्पनिक रेखा, पृथ्वी पर रेखा नहीं है, ये ऐसा खिंचा हुआ रेखा नहीं, ये काल्पनिक लाइन है। सन के पोजीशन की और ये कल्पना में ये लाइन है उसके सन के वर्टिकल और स्लैंट रे के अनुसार है। दूसरा कि ये रेखाएं सीधी रेखा नहीं है, अक्षांश रेखा जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि ये जो रेखाएं हैं ये रेखाएं सर्कल है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। दीज आर नॉट स्ट्रेट लाइन एज इट इज गिवन है, ये ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं है क्योंकि ये 2 डायमेंशनल पिक्चर है, इसलिए यहाँ पर आपको सीधी रेखा नजर आ रही है, वास्तव में ये रेखा लेकिन इसके पीछे साइड से भी है। सो दीज आर सर्कल, इसके फ्रंट से भी एक लाइन है और पीछे से भी एक लाइन है, तो इसलिए इसको सर्कल कहा जाता है, एक वृत्त है। तीसरा, इक्वेटर इज द ग्रेटेस्ट सर्कल ओवर द अर्थ, पृथ्वी पर सबसे बड़ा सर्कल जो है वह है विषुवत रेखा 0 डिग्री। 0 डिग्री के नॉर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ को साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। दीज लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, इसलिए इसको पैरेलल भी बोलते हैं, क्योंकि ये रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, इसलिए इसको समानांतर रेखा भी कहा जाता है। एक दूसरे के समानांतर है, ये रेखा इसके समानांतर है, तो पैरेलल होता है। तो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कुल मिलाकर के कितनी रेखाएं हैं, आपको बताना है कि सब मिलाकर के नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइन कितने हैं पूरे पृथ्वी पर। और जो लोग हमारे साथ में अभी अभी जुड़े हैं तो इन सभी लोगों को बता दें कि ये प्रतिदिन हमारी जो क्लास होगी 9:45 में ये क्लासेज आपकी शुरू हो जाएगी 9:45 में। ये प्रतिदिन की रूटीन है, ज्योग्राफी सेक्शन होगा और रात को 9 बजे और 9:30 बजे 9 PM में और 9:30 PM में भी हमारे साथ आप डायरेक्ट लाइव जुड़ेंगे डेली के घटनाक्रम को लेकर और जेपीएससी से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण जानकारी को बताने के लिए। मसलन बहुत से लोगों ने व्हाट्सएप पर लिख रखा है कि एज कट ऑफ क्या होगा, तो वो सभी चीज़ों पर बात हम लोग अपने रात वाले शो में करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9431156794, तो आप इस पर मैसेज कर दीजिएगा, हम लोग उसको आपको अपने लिंक से जोड़ देंगे और आपके पास सही समय पर सूचना चली जाएगी। जिस वक्त में हम लाइव आएंगे उसके 10 मिनट पहले आपके पास सूचना चली जाएगी व्हाट्सएप पर कि हम लाइव आ रहे हैं। और उम्मीद करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ करके इसका लाभ लें, जो जहाँ भी है वहीं से आप लाइव होकर के देख सकते हैं इसको। और जो चैप्टर आपका छूट जाएगा फिर हम लोग बाद में इसको रिवीजन के तौर पर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको लाभ हुआ होगा। लेकिन चलिए अब आंसर हमने प्रतिदिन जो लोग सही उत्तर दीजिएगा हम पूरे पढ़ाने के दौरान में 5 प्रश्न पूछेंगे और प्रत्येक दिन उसमें यूनिक पब्लिशर दिल्ली की ओर से पुस्तक दिया जाएगा। तो दो कैंडिडेट हु आर द विनर दे विल गेट फ्री बुक्स फॉर जनरल नॉलेज एंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। फॉर जेएसएससी जो तैयारी कर रहे हैं उनको झारखंड स्पेशल की किताब दी जाएगी, यूनिक पब्लिशर दिल्ली की। ये प्रतिदिन ये बुक मिलेगा आपको। जो लोग जीतते जाएंगे उनके पास में कुरियर की जाएगी। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 प्रश्न पूछा जाएगा, उसका उत्तर आपको देना है। सबसे तेज जिसका उत्तर आएगा सबसे पहले आएगा। आज का पहला प्रश्न हमने पूछा था कि आपको बताना है पृथ्वी पर कुल मिलाकर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। आप एक बार फिर से प्रश्न सुन लेंगे। आपको क्या लगता है कि पृथ्वी पर कुल मिलाकर जो अक्षांश रेखा की पढ़ाई हो रही है कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड की संख्या से बतानी है आपको और जो कोशिश करें आप बताने का। कुछ प्रमुख अक्षांश रेखा में 0 डिग्री है जो विषुवत रेखा है, 23.5 डिग्री है जिसको कर्क रेखा हिंदी में, इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ये 23.5 डिग्री साउथ वाली रेखा है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है।
और 66.5 डिग्री वाली एक रेखा है जिसको आर्कटिक सर्कल कहते हैं। यहाँ पर चलिए बना देते हैं, हाफ डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्किल है और 66.5 डिग्री साउथ इसको बोला जाता है अंटार्कटिक सर्कल। तो ये आपको कोशिश करना है। आंसर कोई हमारे पास में आया है और विकास विश्वकर्मा का एक आंसर आया हुआ है। और भी लोग कोशिश करें आंसर देने का। 5 प्रश्न का उत्तर अगर आप इस शो में भी नहीं दे पाते तो दूसरे शो का भी मिला करके एक दिन में आप जितने बार हम लाइव आएंगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 5 प्रश्न का उत्तर जिनका सही हो जाएगा, सबसे पहले जिनका सही होगा उनको यूनिक पब्लिशर दिल्ली की ओर से फ्री गिफ्ट दिया जाएगा, पुस्तक दी जाएगी। आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। वो हमारे किसी भी सेंटर में भी जाना चाहते हैं, दिल्ली वाले सेंटर पे जाना चाहते हैं, यूनिक पब्लिशर का जो सेंटर है वहाँ जाना चाहते हैं, हमारे दूसरे सेंटर पे जाना चाहते हैं, उनको गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा क्लासेस के लिए जो फ्री होगा। तो आपको कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उत्तर दें। और ये दूसरा प्रश्न है आज का कि भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में कितने डिग्री का अंतर है। आपको बताना है कि इंडिया की जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, मतलब इट इज स्टार्टेड फ्रॉम व्हाट डिग्री और लैटिट्यूड है, इस लैटिट्यूड में दोनों के बीच मतलब नीचे और ऊपर के बीच, नीचे वाले लाइन इंडिया के मैप पर जब देखेंगे तो वो दोनों लाइन के बीच में डिफरेंस कितने डिग्री का है। ये सेकेंड क्वेश्चन है आपका आज का कि इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एक्सटेंट में कितने डिग्री का अंतर है। आज का तीसरा प्रश्न है कि भारत की कुल तट रेखा, इंडिया का टोटल कोस्ट लाइन में इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, भारत की कुल तट रेखा कितना है। आपको ये बताना है कि भारत की कुल तट रेखा कितनी है। What is the total coastline of India including अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। ये तीसरा प्रश्न है आज का और जिनकी उत्तर सही होगी उनको पुस्तक दिया जाएगा यूनिक पब्लिशर दिल्ली की ओर से। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दे करके ये लाभ ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि एक आंसर विकास विश्वकर्मा का आया है। लैटिट्यूड की कुल संख्या इन्होंने बताया है 181। और विकास विश्वकर्मा जी आपको कांग्रेचुलेसन, आपका ये उत्तर सही हुआ है। 181 का कुल जो संख्या है वो 181 का है। ये आपने सही उत्तर दिया है। आपको हम बता दें कि ये उत्तर जो लोग हमें इस वक्त में हमसे जुड़ गए हैं, 0 से ऊपर 90 कुल रेखाएं हैं और 0 से नीचे कुल 90 रेखाएं हैं और खुद 0 डिग्री एक रेखा है। तो इसलिए कुल मिलाकर के 181 जो है, कुल मिलाकर 181 ही अक्षांश रेखा है। दूसरा प्रश्न हमने पूछा था कि भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में कितने डिग्री का अंतर है। तो इसका सही उत्तर होगा 29 डिग्री का। इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो इसके बीच में 29 डिग्री का ये अंतर है। जैसा कि आप जानते हैं भारत में नॉर्थ से साउथ जो डिस्टेंस है ये 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की जो डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम जो डिस्टेंस है ये है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर ये पूरब से पश्चिम जो है वो डिस्टेंस है, ईस्ट टू वेस्ट 2933 किलोमीटर। तो आपको मैं बता दें कि आप से जो तुमने अगला प्रश्न पूछा था कि कुल मिलाकर कितने जो है वो भारत में कुल तटरेखा कितनी है और इसका सही उत्तर होगा 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर 7516 किलोमीटर ये इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए अक्षांश पर लौट आते हैं। हम आपको अक्षांश
रेखा से संबंधित जानकारी दे रहे हैं। अक्षांश रेखाओं में हमेशा नॉर्थ और साउथ लिखना जरूरी होता है। जब आप ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो उसमें साउथ लिखा जाएगा। ब्रिटेन की बात करें, भारत की बात करें, अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ लिखना जरूरी होता है। जब आप नॉर्थ या साउथ डिमार्केशन देंगे तो पता चलेगा कि आप 0 डिग्री से ऊपर हैं या नीचे हैं। दो डिग्री के बीच में 111 किलोमीटर का अंतर होता है। एवरेज आपको बता दें कि जो 2 डिग्री के बीच में 111 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। 2 डिग्री के बीच के को कई यूनिट में बांटा जाता है। इससे आपने देखा यहाँ पर कि इंडिया का 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, मतलब 8 डिग्री और जो 9 डिग्री होगा ये दोनों के बीच के पोर्शंस पर छोटे छोटे यूनिट पे सोचा गया है, वो 60 यूनिट है। तो हमारा पूरा 8 डिग्री में नहीं है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, पूरे 9 डिग्री पर भी नहीं है। हम लोग इन भारत को अगर समझेंगे तो 0 डिग्री है ये, और इसके ऊपर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लाइन से भारत शुरू हो गया है और ये इन हो रहा है जाकर के 37 तो 37 डिग्री वाले लाइन में। ये हमारा लैटिट्यूड सिर्फ हमने बताया। भारत का अक्षांश जो है वो इस प्रकार से है। तो ये अभी सही उत्तर आया है आपका 7516 7510 आपने लिख के भेजा, सही है ये उत्तर आपका। और भी लोगों से हम उम्मीद करेंगे कि वो आंसर जरूर देते रहें, क्योंकि आप आंसर देते रहिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। करेंट अफेयर्स भी हम आपको बताएंगे, करेंट अफेयर्स में भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। और आपको लेकिन करना क्या है कि अपने भी सारे मित्र को बताना है कि आप लाइव में जो हमसे बाद में सवाल पूछते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर हजारों की संख्या में जो मैसेज आता है, हम उन लोग सारे लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उसमें हम आंसर देने में सक्षम नहीं होते उस वक्त में, तो आप हमसे लाइव में आकर के प्रश्न जरूर पूछ सकते हैं। जब लाइव में हमसे क्वेश्चन पूछिएगा तो हम इसका उत्तर आपको जरूर देंगे। और ये उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। कल इसी समय पर लैटिट्यूड के अलावा लॉन्गिट्यूड बताएंगे, देशांतर। तो देशांतर से संबंधित जो भी प्रश्न होगा, मसलन भारत की जो टाइम है लंदन से आगे है तो क्यों है, भारत और पाकिस्तान एक ही दिन आज़ाद हुआ, पाकिस्तान 14 अगस्त को क्यों सेलिब्रेट करता है, हम लोग 15 को क्यों करते हैं, जब कोई क्रिकेट मैच टोरंटो में होता है तो हम रात को क्यों देखते हैं, आखिर क्या है ऐसा, टाइम डिफरेंस कैसे होता है, इस टेक्निक को समझाएंगे आपको। और इससे जो प्रश्न पिछले सभी एग्जाम में आए हुए हैं वो बताएंगे। लेकिन अक्षांश रेखा से जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न आपको बता दें कि जो आप घर में बनाइएगा जरूर। आपको घर में ये देखना है एटलस खोल करके कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा किस किस देश से पास करता है। आपको उस कंट्री का नाम लिख करके भेजना है। और भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से पारित होती है, भारत में जो कर्क रेखा है वो किन किन राज्यों से पारित होती है, तो ये आप जरूर हमें लिख कर